वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10 का ICSE बोर्ड का चैप्टर है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपी को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। एपी से पहले हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो एपी आपका क्या है, बेसिकली एपी आपका क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी आपका क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। कोई भी आपका लिस्ट ऑफ नंबर एपी कब होता है, जब आपका डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंस हर जगह सेम मतलब कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है। अगर ये डिफरेंस अगर सेम नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एपी में नहीं है। तो हम चेक करते हैं, कोई भी नंबर लिस्ट सीरीज है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सीरीज है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हमको A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। हम चेक करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। इसके बाद इस पे आपने चेक कर लिया डिफरेंस, आगे में से पीछे को माइनस करना है, कभी भी ध्यान देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे A3 माइनस A2, तो 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप कर लिए हो तो यहाँ पे चेक करना है, जितना टर्म्स है ना उतना आपको चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ तक आप चेक किए और यहाँ पे चेक नहीं किए, लास्ट टर्म तक आपको चेक करना पड़ेगा। तो A4 माइनस A3 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, A5 माइनस A4 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे भी डिफरेंस 2, यहाँ पे भी डिफरेंस 2, हर जगह क्या है, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रही है। तो हर जगह जो डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम, डिफरेंस की वैल्यू अगर आपकी सेम है तो आप क्या कहते हो, ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका क्या है, एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो आपकी एपी फॉर्म कर रही है। अगर यही डिफरेंस अगर यहाँ तक सेम था और यहाँ पे सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हर जगह जब आप सॉल्व करते हो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 कर रहे हो, तो हर जगह जो डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है तो आपका एपी नहीं है। सपोज करते हैं अगर यहाँ पे 11 करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे 11 माइनस 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस सेम है नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एपी नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम है तो आपका एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आपका एपी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 था यहाँ पे। तो इसी तरह आपका क्या है, जीपी भी है। तो जीपी भी आपका क्या है, जीपी क्या है आपका, लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32। तो हमें चेक करना है, यहाँ पे आप क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे ना, यहाँ पे देखना कुछ अलग प्रोसीडियर रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप A1 मानते हो, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है, ये आपका फिफ्थ टर्म है। तो एपी में आपको डिफरेंस चेक करना है, जीपी में आपको रेशियो चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, रेशियो, यहाँ पे डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो क्या कहते हो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे रेशियो सेम है तो क्या कहते हो, कॉमन रेशियो, रेशियो। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे A2 डिवाइड बाई A1, ये रेशियो ही तो है ना। तो अगर आप क्या करोगे, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तभी 2 मिलेगा आपको। A3 अब यहाँ पे आपने चेक कर लिया ना, तो आप यहाँ पे चेक करो, जैसे वहां पे किए थे ना, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे डिवाइड करना है। A3 डिवाइड बाई A2 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे A4 डिवाइड बाई A3 करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 16 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे A5 डिवाइड बाई A4 करेंगे आप तो 32 डिवाइड बाई 16 विच इज इक्वल टू 2। तो हर जगह जो रेशियो की वैल्यू आ रही है वो सेम है। अगर रेशियो की वैल्यू जो है अगर सेम है तो जो आपका ये लिस्ट ऑफ नंबर है, ये लिस्ट ऑफ नंबर वो क्या है आपका, जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रेशियो है, मतलब हर जगह आपका जो रेशियो है ना वो सेम आना चाहिए। अगर रेशियो सेम नहीं है तो आपका ये लिस्ट ऑफ नंबर है वो क्या है, जीपी नहीं है। सपोज करते हैं यहाँ पे अगर है आपका 38, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 38 डिवाइड बाई 16। तो 38 डिवाइड बाई 16 करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करते हैं, 2 8 जब, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 19, तो 19 अपॉन 8, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 19 अपॉन 8।
तो यहाँ पे 19/8 आ रहा है, तो रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं आ रही है ना, तो हर जगह सेम आनी चाहिए। यहाँ पे नहीं आ रही तो आप कहेंगे कि जीपी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपका रेशियो है वो हर जगह सेम आनी चाहिए, तभी आपका जीपी फॉर्म करेगा। एपी में क्या होता था कि जो मतलब सॉरी यहाँ पे डिफरेंस है वो हर जगह सेम आता है, तभी हम कहते हैं वो लिस्ट ऑफ नंबर आपका एपी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जीपी पढ़ रहे हैं तो हमारा अगर यहाँ पे रेशियो अगर हर जगह सेम है तो हम कहेंगे जीपी फॉर्म कर रहा है, अगर रेशियो हर जगह सेम नहीं है तो हम कहेंगे जीपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था 32, यहाँ पे 32, यहाँ पे क्या 2। तो यहाँ पे देखिए आप हर जगह रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर, ये दिस इज लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है आपका जीपी फॉर्म कर रहा है। क्यों फॉर्म कर रहा है? क्योंकि रेशियो हर जगह सेम है। अगर रेशियो हर जगह सेम रहता है तो हम क्या कहते हैं? जीपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और रेशियो हर जगह सेम है तो हम इस रेशियो क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। जीपी फॉर्म करेगा तभी आपका कॉमन रेशियो कहोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता रहता है कि ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस को आप किससे डिनोट करते हो? डी से डिनोट करते हो ना। यहाँ पे कॉमन रेशियो को किससे डिनोट करोगे? आर से, ठीक है। फर्स्ट टर्म को इसमें ए से डिनोट करते हो, इसमें भी ए से ही डिनोट करोगे। तो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करोगे जीपी में? फर्स्ट टर्म ए से, कॉमन रेशियो सी आर लिख देता हूँ, कॉमन रेशियो को आप आर से डिनोट करोगे। एपी में फर्स्ट टर्म जो है उसको आप ए से ही डिनोट करोगे, सेम है दोनों के लिए। और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है आपको? डी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, एक बार देख लीजिए इसको। अब देखना ये है, जैसे आपके पास ना एपी में अगर मैं आपसे कह देता कि एपी फॉर्म करो, तो आप कहते थे कि सर एपी फॉर्म करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप क्या करते हो? एपी फॉर्म कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 2, डी की वैल्यू लेता हूँ 3, ठीक है। तो कहेंगे कि हम अगर हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है तो हम अब आराम से मतलब कि एपी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। अब जो भी डिफरेंस है ना उसको आप ऐड करोगे, तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको क्या करोगे? +3 करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये आपका सेकेंड टर्म है, और आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। ऐसे ऐड करते करते आप एपी बना सकते हो। तो एपी में आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो आप एपी फॉर्म कर सकते हो। ये आपने क्या किए? आपका एपी है, चेक कर सकते हो आप। 2, 5, 8, यहाँ पे क्या है? A1, A2, A3, A4। तो आप A2 माइनस A1, सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस चेक करूँ तो 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। उसके बाद इन दोनों में चेक करिए तो 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। इसके बाद इन दोनों में चेक करिए 11 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3। तो हर जगह जो डिफरेंस है वो क्या है? हर जगह सेम है। तो डिफरेंस अगर हर जगह सेम है तो क्या करेगा? एपी फॉर्म करेगा। अगर यहीं पे डिफरेंस सेम नहीं होता तो आपका डिफरेंस मतलब कि सेम नहीं होता तो आपका एपी फॉर्म नहीं करेगा। मेन पॉइंट ये था कि अगर आपको एपी फॉर्म करना है तो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता रहनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस की। तो हम क्या करते थे? फर्स्ट टर्म में आप ऐड करते जाते हैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। यही तो कर रहे हो ना, प्लस डी प्लस डी प्लस डी। डी की वैल्यू 3 है तो डी 3 को ऐड किया, अगर डी की वैल्यू 2 होती तो 2 को ऐड करते हैं। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका क्या है? जीपी की बात करते हैं। यहाँ पे एपी बस ओनली फॉर रिवीजन, एपी को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सपोज करो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2 है, आर की वैल्यू सपोज करते हैं 2 है। तो एपी में तो हमने ऐड करके बनाया था ना, जीपी में क्या होगा? मल्टीप्लाई करके फॉर्म करेंगे। फर्स्ट टर्म आपका 2 है तो हम नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इंटू 2 कर दो। आर है ना, सपोज मैं यहाँ पे इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए तो अब क्या करोगे? इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है? 2, तो 4 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 8। और इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा? इंटू आर करना पड़ेगा। तो इंटू आर मतलब 8 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और फिर से इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे? इंटू आर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 32। तो ऐसे ही अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और आपको रेशियो की वैल्यू गिवन है तो आप जीपी आराम से फॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं आपको एपी से कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ ना कि बहुत बच्चे को थोड़ा दिक्कत होती है जीपी में, तो मैं कंपैरिजन करके उससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपने जो एपी पढ़ा है, अगर सपोज करो आपको कोई टर्म निकालना है तो सपोज करिए आपको ए की वैल्यू दी है 2 और डी की वैल्यू दी है 3, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपका 2 होगा, इसमें +3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, प्लस 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है।
ये आपका क्या है सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। A2 कभी लिखा है तो ये मत समझिएगा कि ये वैल्यू है। A2 क्या है, दिखाता है कि हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर देखिए, अगर आपसे मैं पूछ दूं सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करते थे, मतलब प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर एक आपके पास जनरल फॉर्म है। तो फॉर्म क्या है, an is equals to a plus n minus 1d। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो तो जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 2 रखते हो तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या होगी, सेकंड टर्म की वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू 3 रखते हो तो जो भी यहाँ पे सोल्व करने के बाद आएगा वो क्या होगा, थर्ड टर्म की वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू 4 रखते हो तो इसमें आप n की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे, d की वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी क्या होगी, फोर्थ टर्म की वैल्यू होगी। तो सपोज करो अगर हम बात करते हैं सेवन टर्म की, तो इस AP का सेवन टर्म क्या होगा, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n is equals to 7, मतलब a7 is equals to a plus 7 minus 1d। a7 हमें ये बताता है ना कि हम सेवन टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेवन टर्म को डिनोट कर रहा है a7, ठीक है। तो a7 को सोल्व करने के लिए हमें ये सोल्व करना पड़ेगा, तो a plus 6d। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रख दिया, प्लस 6d की वैल्यू क्या है, 3। तो आपको पता है 6 3 18 होता है, और यहाँ पे प्लस 2 which is equals to 20। तो सेवन टर्म की वैल्यू क्या है आपकी 20। तो AP में कोई भी टर्म को फाइंड करना था तो आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे ना। अब हम देखेंगे GP में कोई भी टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो मैं फर्स्ट टर्म को लेता हूँ 2 और कॉमन रेशियो को क्या लेता हूँ 2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस तरह आप GP फॉर्म कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट टर्म 2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो प्रीवियस टर्म को। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 4। फिर आगे का टर्म आपको चाहिए तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपका टर्म आपको मिलते चले जाएगा और आपका GP फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। पर बाय चांस अगर आपको फाइंड करनी है सेवन टर्म इस GP का या सिक्स टर्म इस GP का, उससे बड़ा वैल्यू पूछ दे, 13 टर्म की वैल्यू पूछ दे, सेवन टर्म की वैल्यू पूछ दे, कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे आपके पास AP में एक फॉर्मूला था ना कोई भी टर्म को फाइंड करने के लिए, वैसे ही आपके पास GP में भी एक फॉर्मूला है जिससे हम कोई भी टर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि an is equals to a r to the power n minus 1। ये क्या है, फॉर्मूला है जिससे हम GP के कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि GP पढ़ने के लिए ना आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से क्लियर रखिएगा, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बहुत लगेंगे और इसमें गलती होने के चांस इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चे को लॉस ऑफ एक्सपोनेंट इम्प्लीमेंट करना सही से नहीं आता होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हो तो फर्स्ट टर्म की बात करते हो, अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो a2 हो जाएगा, तो आप सेकंड टर्म की बात करते हो, n की वैल्यू 3 रखते हो तो a3 हो जाएगा। तो आप जो भी वैल्यू सॉल्व करोगे वो थर्ड टर्म की वैल्यू होगी। सपोज करो हम a4 की बात करते हैं तो फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, n is equals to 4 फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a4 क्या डिनोट करता है, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो a4 is equals to a r to the power, r आपका क्या है, कॉमन रेशियो है 4 minus 1, जहाँ पे आपने n है वहाँ पे आपने क्या करना है 4 पुट करना है। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a r to the power 4 minus 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 2 है, r की वैल्यू क्या है 2 है, 2 to the power 3। और आपने पता ये रहना चाहिए कि 2 to the power 3 क्या होता है, तो 2 into 8 which is 2 to the power 3 8 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो जो आपका फोर्थ टर्म है वो क्या है आपका 16। इस GP का फोर्थ टर्म क्या है 16 है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सोल्व करके भी क्या आ रहा है 16 ही तो आ रहा है ना। ऐसे आपने फॉर्म किया मल्टीप्लाई करके, पर सोल्व करके भी 16 आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला है आपका GP में कोई भी टर्म को फाइंड करने का। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a plus n minus 1d होता है ना। वैसे यहाँ पे an की जगह पे आप l रखते हो तो यहाँ पे a r to the power n minus 1, तो एक फॉर्मूला और हो गया। तो GP में आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि a to the power n is equal to a to the power r to the power n minus 1, ये आपका पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला आपने क्या लिखा, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो a to the power r n minus 1, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होते हैं। वैसे इस्तेमाल ये भी कर सकते हो लास्ट टर्म की वैल्यू a मान के, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलेस हैं, आपको ये ज़्यादा चाहिए।
इसके बाद में आपको कुछ और जानना चाहिए जो है पावर, 2 की पावर की वैल्यू। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए कि 2 to the power 1 is equals to 2, 2 to the power 2 is equals to 4, 2 to the power 3 is equals to 8, 2 to the power 4 is equals to 16, 2 to the power 5 is equals to 32, 2 to the power 6 is equals to 64, 2 to the power 7 is equals to 128, 2 to the power 8 is equals to 256, 2 to the power 9 is equals to 512, 2 to the power 10 is equals to 1024। ठीक है, जो ये वैल्यू है ना वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जीपी में 2 की पावर पे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। ठीक है, देखो बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होती है कि 2 की पावर 2 को क्या करते हैं, 2 + 2 पहले 4, 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 6, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। पावर मतलब उतने बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 एक बार है तो बस एक बार लिख दो, 2 to the power 2 है तो अब क्या 2 को 2 बार लिखना है, तो 2 × 2 करोगे तब क्या मिलेगा 4, 2 to the power 3 मतलब 2 को कितने बार लिखना है 3 बार, तो 2 × 2 4 होगा, 4 × 2 8 होगा, 2 to the power 4 मतलब क्या है 2 को कितने बार लिखना है 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, 2 × 2 4 होगा, 4 2 8 8 2 16, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 to the power 1 से 2 to the power 10 की वैल्यूज जो है वो आपको याद रहने चाहिए। दो फॉर्मूले से अब तक, एक अगर कोई भी अगर टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो a × r to the power n-1 सॉल्व करोगे तो आप टर्म की वैल्यू फाइंड कर लोगे। एक फॉर्मूला और है l = a × r to the power n-1, तो ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अच्छा सॉल्व करना है तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छी तरह से याद रखने चाहिए और इम्प्लीमेंट करना मैं सिखा दूंगा इस वीडियो सेशन में। ठीक है, आगे की वीडियो सेशन में इम्प्लीमेंट करना मैं सिखा दूंगा, आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो अब तक का हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन नहीं किए पता है, पर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।